हर हर महादेव, हर हर गंगे। महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में होने जा रहा है, जहां पर पूरे विश्व भर से करोड़ों भक्त आस्था और विश्वास का संगम माने जाने वाले त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। हर 12 साल में होने वाले इस महाकुंभ मेले में देश और विदेश से करोड़ों भक्त शामिल होते हैं। इस बार महाकुंभ मेले में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों के सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार महाकुंभ का ये मेला बहुत ही दिव्य और भव्य रहने वाला है। अगर आप इस महाकुंभ के मेले में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहने वाला है। 45 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया गया है। इस कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शाही स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन भूमि पर माँ यमुना, माँ गंगा और अदृश्य माँ सरस्वती नदी का संगम होता है। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आज के इस वीडियो में महाकुंभ 2025 की यात्रा के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप भी इस बार महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले हैं और यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। आपकी यात्रा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्रयागराज कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने के लिए होटल धर्मशाला आपको कहां पर लेना चाहिए, स्नान और दर्शन करने का सही तरीका क्या है, प्रयागराज में आप अन्य कौन कौन सी जगहों पर दर्शन करने के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा में आपको कितना खर्च आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज कैसे पहुँचे। प्रयागराज पहुँचने के लिए आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। प्रयागराज में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन आए हुए हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफा माउंट जंक्शन, चूसी स्टेशन और सूबेदार जंक्शन। आप अपने शहर या राज्य से इनमें से किसी भी एक रेलवे स्टेशन के लिए अपना बुकिंग कर सकते हैं। इस बार महाकुंभ जाने के लिए रेलवे द्वारा 3000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है और इसमें आपको रेगुलर ट्रेनें भी मिल जाएगी और आपको उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख बड़े और छोटे शहरों से आपको बसें भी मिल जाएगी। सभी शहरों से काफ़ी सारी बसें भी लगाई गई है महाकुंभ मेले तक जाने के लिए। तो आप यहां पर किसी भी शहर पहुंच सकते हैं, जैसे कि लखनऊ, पटना, बनारस। इन शहरों तक आने के बाद आप वहां से बस के माध्यम से भी आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी यात्रा बाई फ्लाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट आया हुआ है। अगर आपको प्रयागराज के लिए सीधी कोई फ्लाइट ना मिले तो आप यहाँ पर नज़दीकी शहरों तक पहुँच सकते हैं, जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, पटना। इन सभी शहरों तक फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं, फिर वहां से टैक्सी या बस के माध्यम से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की कि प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज पहुंचने के बाद आप धर्मशाला, होटल, टेंट का बुकिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और रुकने के लिए अच्छी जगह कौन सी है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर महाकुंभ के दरमियान अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपना बुकिंग पहले से ही करवा लेना है, क्योंकि यहाँ पर शहर के सभी छोटे बड़े होटल्स पहले से ही बुक हो जाते हैं। लोग यहाँ पर पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, जिससे वहाँ पर आपको कमरे नहीं मिलेंगे। तो आपको भी अपनी यात्रा से पहले अपना बुकिंग करवा लेना है। अगर दोस्तों बात करें कि आपको यहाँ पर अपने लिए होटल कहाँ पर बुक करना चाहिए, रुकने के लिए अच्छी लोकेशन कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रयागराज जंक्शन के पास में, रामबाग रेलवे स्टेशन के पास में अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं, या फिर आप मेला क्षेत्र आया हुआ है उससे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपने लिए होटल धर्मशाला देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें इन होटल्स के किरायों के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर मेले के दरमियान जो होटल्स के किराए रहेंगे, जिसमें से नॉर्मल होटल रहेंगे, उनके किराए 2 से 3 हज़ार तक हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी अच्छे लग्जरी होटल में रुकने के लिए जाएंगे
तो उसके किराए 7 से 10 हजार रुपए तक हो सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको यहाँ पर कुंभ मेले में डोम सिटी और टेंट सिटी भी देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आप अपने लिए टेंट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुंभ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ही अपना बुकिंग कीजिएगा। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बुकिंग मत कीजिएगा, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं ऑफिशियल वेबसाइट दे रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ पर जाके आप अपने लिए टेंट बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप नॉर्मल टेंट से लेके वीआईपी टेंट बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की कैटेगरी मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप टेंट बुक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करें टेंट की किरायों के बारे में, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस रहता है वो 8,000 से शुरू होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुंभ मेला परिसर में जगह जगह पर क्रेन बसेरा शिविर भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कुछ जगहों पर आपको फ्री में स्टे मिल जाएगा, तो कहीं पर आपको 100 से 200 रुपए का किराया देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा साधु संतों के पंडाल भी लगे हुए हैं, जहाँ पर आप दिन में जाके उनका प्रवचन सुन सकते हैं और उनसे अनुमति लेके आप वहीं पर स्टे भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी रात बिता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सभी रेलवे स्टेशनों के आसपास में काफ़ी सारे बड़े बड़े टेंट भी लगाए गए हैं, जहाँ पर जाके आप फ्री में रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप प्रयागराज सुबह सुबह पहुँच जाइए, स्नान कीजिए, पूरा दिन घूमिए और उसके बाद शाम को वापसी कर ले अपने घर के लिए। और दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि शाही स्नान के दिन अगर आप यहाँ पर प्रयागराज आ रहे हैं तो प्रयागराज में शाही स्नान के दिन सभी प्रकार के वाहन बंद रहेंगे। आप अगर अपनी खुद की पर्सनल कार से भी आ रहे हैं तो आपको अपनी कार को यहीं पर पार्क करके आगे पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ सकती है। और दोस्तों यहाँ पर नज़दीक में जो भी घाट आए हुए हैं वहीं पर आप स्नान कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल डेज में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेशन के बाहर से ही ऑटो रिक्शाएं और ई रिक्शाएं मिल जाएगी। ऑटो रिक्शा का जो किराया रहता है वो 10 से 20 रुपए का रहेगा। ऑटो रिक्शा से आप न्यू नैनी ब्रिज, बहराना या फिर चुंगी तक आ जाएंगे। फिर आपको वहां से 1 से 2 किलोमीटर चलना होगा मुख्य मेला परिसर तक जाने के लिए। आप यहाँ पर बड़ा हनुमान मंदिर के पास में आए हुए किले तक पहुँच जाइए, फिर वहाँ पर जाके आप स्नान कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्नान करने के सही तरीके के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जगह जगह पर घाट बने हुए हैं। यहाँ पर काफी साफ सुथरे घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको रेलिंग के अंदर रह के ही स्नान करना होगा। यहाँ पर आप हर हर महादेव हर हर गंगे का जाप कर सकते हैं और स्नान कर लीजिए। यहाँ पर आपको घाट के ऊपर ही चेंजिंग रूम भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर जाके आप अपने कपड़े भी बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पर नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम तक भी जा सकते हैं। नाव का जो किराया रहता है वो 150 से 200 रुपये रहता है। यहाँ पर दोस्तों मेले का बहुत ही भव्य और काफी जोरों से आयोजन किया जा रहा है, तो आप भी इस बार इस महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने के लिए जरूर आइए। दोस्तों आने वाले 2025 के 13 जनवरी से महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है। पहला शाही स्नान भी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। फिर उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 13 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान होगा। इस स्नान के बाद महाकुंभ भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि महाकुंभ मेला क्यों लगाया जाता है, महाकुंभ मेले की शुरुआत किस प्रकार हुई थी। तो चलिए आपको इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी बता देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवता कमजोर होने लगे थे, तो सभी देवता मिलके भगवान हरि नारायण के पास गए इस उपाय को जानने के लिए। तब हरि नारायण ने उनको उपाय स्वरूप ये बताया कि आप असुरों के साथ मिलके समुद्र मंथन कीजिए। भगवान हरि नारायण ने यहाँ पर कछुए का स्वरूप लिया और उसके बाद मंदराचल नाम के पर्वत को अपने
अपने ऊपर विराजमान किया। यहाँ पर वासुकी नाग को रस्सी के स्वरूप में उपयोग में लिया गया था। यहाँ पर देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में समुद्र मंथन चला, जिसमें से समुद्र के अंदर से अमृत के कड़स में से कुछ बूंदे धरती के ऊपर आके भी गिर गई, जिसमें से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ये बूंदे आके गिरी थी। समुद्र मंथन यहाँ पर 12 दिनों के लिए चलता रहा। यहाँ पर जहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदे गिरी, तब से वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा और यहाँ पर हर 12 साल में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होने लगा। महाकुंभ मेले के दरमियान इन नदियों का जो पानी है उसे अमृत के स्वरूप में माना जाता है और इसमें स्नान करने से आपके आत्मा के मन की शुद्धि होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रयागराज में आप अन्य कौन सी जगहों पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले अकबर किला जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राचीन अक्षय वट के दर्शन होते हैं। ये वट यहाँ पर सतयुग के समय से ही स्थित है। यहाँ पर भगवान राम स्वयं भी आए थे। इस किले के अंदर आपको पातालपुरी मंदिर के भी दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बड़ा हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे आसमान से, तब यहाँ पर राम के भाई भरत ने उनको दानव समझ के उनके ऊपर तीर चला दिया था। तो हनुमान जी जहाँ पर गिरे थे वही जगह इस जगह को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पहुँचेंगे नौलखा मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये काफी ही अद्भुत शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की काफी ही खूबसूरती आपको पसंद आएगी। ये मंदिर हाल ही में यहाँ पर बनाया गया है, तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी अवश्य जाइएगा। इस मंदिर के अंदर भगवान हरिनारायण के स्वरूप बालाजी भगवान के आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। ये सभी मंदिर आसपास में ही आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए चल के जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी मंदिर आए हुए हैं वो थोड़ी दूरी पर आए हुए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा के माध्यम से जाना होगा। ऑटो वाले यहाँ से आपको घुमाने के जो चार्जेस लगाते हैं वो 1000 से 1500 रुपए लेते हैं, जो आपको 3 से 4 घंटे में 6 से 7 मंदिरों के दर्शन करवा के आपको वापस छोड़ देते हैं। ऑटो के माध्यम से सबसे पहले आप पहुंचेंगे मनकामेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ये मंदिर काफी ही प्राचीन मंदिर माना जाता है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है शिवालय पार्क घूमने के लिए। ये पार्क हाल ही में बनाया गया है। ये काफी ही सुंदर और काफी ही अद्भुत पार्क है। यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन होते हैं। साथ में आपको यहाँ पर 4 धाम मंदिरों के भी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बोटिंग का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर आपके बच्चे इस पार्क में बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये सारे मंदिर बने हुए हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो दोस्तों इस पार्क में अवश्य जाइएगा, काफी ही सुंदर इस पार्क को बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क वही जगह है जहां पर अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया था। जब उनकी बंदूक में आखिरी गोली बची हुई थी तो उस गोली को उन्होंने अपने आप को मार लिया था ताकि वो अंग्रेजों के हाथ में न आए। तो यहाँ पर काफी ही सुंदर पार्क बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर प्रतिमा स्थित है। आपके बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे झूले भी लगाए गए हैं। आपको पूरा पार्क घूमने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप पहुँचेंगे भारद्वाज आश्रम, जिसे भारद्वाज पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम जब अपने वनवास के दरमियान चित्रकूट की तरफ जा रहे
रहे थे, तब यहाँ पर ऋषि भारद्वाज से वो चित्रकूट का रास्ता पूछने के लिए आए थे। जब यहाँ पर भगवान श्री राम से उनसे भाई भरत जब मिलने के लिए जा रहे थे, तब वो यहाँ पर रुके थे। तो इस आश्रम में भी आप अवश्य जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये प्रयागराज का काफी ही प्रमुख मंदिर माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद जब नाग वासुकी जी बहुत ही ज्यादा थक गए थे, तब यहाँ पर भगवान हरि नारायण ने उनको यहाँ पर आराम करने के लिए ये जगह दी थी। तब से यहाँ पर नाग वासुकी जी यहाँ पर निवास करते हैं और फिर यहीं पर वो बस गए। तो आप इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा में। और दोस्तों आपको अंत में जाना है वेणी माधव मंदिर के दर्शन करने के लिए। वेणी माधव मंदिर प्रयागराज का बहुत ही प्रमुख मंदिर माना जाता है। यहाँ पर कुंभ मेले की रक्षा भी माधव जी करते हैं और पूरे प्रयागराज की रक्षा माधव जी करते हैं। यहाँ पर आप प्रयागराज की यात्रा में अगर है और यहाँ पर वेणी माधव मंदिर के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आपको अपनी यात्रा में इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने हैं। दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन के साथ साथ हमारी महाकुंभ मेले की यात्रा की भी समाप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो रहती है खर्च की, कि इस यात्रा में आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुमानित खर्च में बता रहा हूँ कि जिसमें आपको हमने जैसे बताया कि अगर आप यहाँ पर सुबह जल्दी आ जाते हैं, स्नान करके सभी जगहों को घूम के शाम के समय आप वापसी कर लेते हैं, तो आपको इस यात्रा में 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। अगर आप यहाँ पर एक दिन का स्टे करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको उस खर्च को अलग से जोड़ लेना है। साथ में अपने आने एवं जाने की जो ट्रेन के टिकट के किराए रहते हैं वो आपको अलग से जोड़ लेने होंगे। जो आपको लास्ट में टोटल मिलेगा वो आपकी इस यात्रा का खर्च रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपकी यात्रा मंगलमय रहे, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।